राम राम एवरीबॉडी। चल, आज का टॉपिक है हमारा कंजंक्शन। देखो डेफिनेशन तो पता ही होगी, नहीं तो फिर से अपने एक बार समझ लो। कंजंक्शंस जो इंग्लिश में होते हैं कनेक्टर्स होते हैं। इनका बेसिक काम होता है वर्ड्स को जोड़ना, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को भी खैर जोड़ देते हैं ये। टाइप्स इनके हमने पहले भी एक बार डिस्कस कर रखे हैं, फिर से एक बार समझ लेते हैं। कंजंक्शंस दो टाइप के, एक कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस का काम होता है सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ना। दीज कनेक्ट सेम रैंक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ने के लिए हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस का यूज करते हैं। अगर हम इनको सब कैटेगराइज करें तो इनकी सब कैटेगरीज होती हैं क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव और अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव क्यूमुलेटिव वो कंजंक्शन जो कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब जो वर्ड्स को जोड़कर आपस में कंपाउंड बना देते हैं। इंग्लिश में एक ही होता है ऐसा कंजंक्शन, एंड। एडवर्सेटिव वो कंजंक्शंस होते हैं जिनके थ्रू हम ऐसी क्वालिटी या ऐसे वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं जो कि कॉन्ट्रास्टिंग हो या अपोजिट मीनिंग कन्वे करते हैं, अपोजिट कॉन्टेक्स्ट के हो। दो होते हैं ये भी इंग्लिश में, बट और येट। इलेटिव कंजंक्शंस वो होते हैं जो हमारे पर्पस या रीजन को इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब पर्पस या रीजन। ये भी दो होते हैं, और बता रहा हूं, फॉर एंड सो। अल्टरनेटिव कंजंक्शंस जो होते हैं अल्टरनेटिव्स को कनेक्ट करते हैं, मतलब कंपाउंड्स नहीं बनाते, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को रेफर करने के लिए यूज किए जाते हैं। और ये भी दो होते हैं, और नॉर। उसके बाद में होते हैं हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का काम होता है बेसिकली सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाना। वैसे तो अगर हम कोऑर्डिनेट छोड़ दें तो जितने कंजंक्शन होते हैं बाहर सारे सबऑर्डिनेट होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं। इफ, अनलेस, until, then, that, though, as, because, since, after, before, as soon as, when, why, how, etc. WH फैमिली वर्ड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, ध्यान रखना। WH फैमिली वर्ड्स जो होते हैं वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। हरिओम। तो देखो ये तो हमें खैर पहले से ही पता है कि कंजंक्शन दो तरीके के होते हैं, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट। ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं इनके जो सब टाइप्स है ना, इनको अपना चाहे याद रखना, ये जरूरत पड़ सकते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में क्यूमुलेटिव हो गए। देखो पहले तो ये ध्यान रखना,
कि ये जो हमारे फैन बॉयज कंजंक्शंस होते हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये होते हैं कोऑर्डिनेट। इनके सब कैटेगरीज ही होते हैं। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का मतलब एक ऐसा कंजंक्शन जो वर्ड्स को जोड़ के कंपाउंड्स बनाता है, एक ही होता है इंग्लिश में, एंड, बस। अल्टरनेटिव कंजंक्शन जो होते हैं मतलब वो कंपाउंड्स नहीं बनाते लेकिन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को एक साथ में लिखने के लिए यूज किए जाते हैं, और, नॉर, ये दो होते हैं। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस वो जो कि उन ऑब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग नेचर के होते हैं। बट और येट दो होते हैं। इलेटिव कंजंक्शंस हमारा रीजन या पर्पस शो करने के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर और सो ये दो होते हैं। सो पर्पस के लिए, फॉर रीजन के लिए होता है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होते हैं इनका बेसिक फंक्शन होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाना, मतलब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं। और ये कुछ हमने डिफरेंट टाइप के सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यहाँ पे लिख रखे हैं। तो बस इतना ही बेसिक होता है इनका। अब हम इनके एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं कि पेपर में बेस्ड इन पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, ही इज पुअर एंड miser, they are strong but coward, you are foolish or optimist। ये देखो सिंपल सेंटेंसेस हैं, शुरुआत इनसे करते हैं। अब ये जो तीनों सेंटेंस लिखे ना, इनमें देखो हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज किया, एंड, बट, और, ये हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। अब इनमें है क्या, हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम रैंक के वर्ड्स या सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स कनेक्ट करते हैं। अब ये पुअर एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, फूलिश भी एडजेक्टिव है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये भी एडजेक्टिव होने चाहिए। लेकिन हमने पहले पढ़ रखे हैं नाउन होते हैं, माइजर नाउन है, कवर्ड नाउन है, ऑप्टिमिस्ट नाउन है। तो अगर ये एडजेक्टिव है तो ये नाउन तो होना नहीं चाहिए था, ये भी एडजेक्टिव होना चाहिए था। अब एडजेक्टिव फॉर्म इसकी होती है माइजरली, तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। कवर्ड की एडजेक्टिव फॉर्म होती है कवर्डली, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। और ऑप्टिमिस्ट की एडजेक्टिव फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिमिस्टिक, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करते हैं। सेम रैंक से मतलब यही होता है। एक और एग्जांपल चाहिए, बात समझना। They remembered going to their village, playing in the garden, and to bathe in the river। Fifth, the result of your efforts depends on your confidence, your sincerity, and how hard you work। And how hard you work।
अब देखो इन क्वेश्चंस को सही करने से पहले एक छोटी सी चीज समझ लेना। मान लो हमें दो एलिमेंट्स कनेक्ट करने हैं, तो हमने इन्हें ऐसे कर दिया एंड बी। लेकिन अगर दो से ज्यादा हो तो हम इन्हें ऐसे कनेक्ट करेंगे ए बी एंड सी। उससे भी ज्यादा हो ए बी सी एंड डी। मतलब जो लास्ट टू एलिमेंट्स होंगे उनको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कनेक्ट करेगा, बाकी की जगह पे कॉमा यूज होगा। अब अगर हम यहाँ पे कॉमा यूज कर रहे हैं और यहाँ पे कंजंक्शन यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम दो नहीं तीन एलिमेंट्स कनेक्ट कर रहे होंगे। अब देखो, ये जो रिमेंबर्ड है हमारी वर्ब हो गई। ये जो गोइंग टू देयर विलेज है, ये फ्रेज इसका ऑब्जेक्ट है। मतलब रिमेंबर वर्ब का ऑब्जेक्ट है, जेरेंड है। अगर कॉमा के साथ में लिख रहे हैं प्लेइंग इन द गार्डन, तो इसका मतलब ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। और अगर एंड के साथ में लिख रहे हैं टू बेथ इन द रिवर, तो ये तीसरा ऑब्जेक्ट है। तो ये जो तीनों इवेंट्स है ना, प्लेइंग इन द गार्डन, टू बेथ इन द रिवर, गोइंग टू द विलेज, ठीक है, ये तीनों ही इस रिमेंबर वर्ब के ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हम देख रहे हैं पहले दो ऑब्जेक्ट जो है वो जेरेंड है, तीसरा ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनेटिव है, एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करेगा। सेम रैंक से मतलब ये, तो हम उसको लास्ट वाले को भी जेरेंड फॉर्म में ही लिखेंगे, गोइंग टू देयर विलेज, प्लेइंग इन द गार्डन एंड बेथिंग इन द रिवर। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में हमने लिखा द रिजल्ट ऑफ योर एफर्ट्स डिपेंड्स ऑन। अभी ऑन प्रिपोजिशन हो गई, इसका पहला ऑब्जेक्ट हो गया योर कॉन्फिडेंस। कॉमा के बाद में लिख रखा है योर सिंसियरिटी, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। और इसका थर्ड ऑब्जेक्ट हो गया हाउ हार्ड यू वर्क। अब हम देख रहे हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट एक वर्ड है कॉन्फिडेंस, दूसरा भी वर्ड है योर सिंसियरिटी, तीसरा क्लॉज है, यू सब्जेक्ट है, बाकी सब उसका प्रेडिकेट है। अगर ये वर्ड है ये वर्ड है तो वो भी वर्ड होना चाहिए था, वो क्लॉज गलत हो गई। इसको ऐसे लिखो योर हार्डवर्क। तो इसको ऐसे लिखो एंड योर हार्डवर्क। तो अब ध्यान ये रखना है कि हमारे जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं वो सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ते हैं। सेम रैंक से मतलब यही होता है। एक और क्वेश्चन देखना। मोहन एट अ मैंगो, सम ग्रेप्स एंड वॉश्ड हैंड्स। एट अ मैंगो एंड सम ग्रेप्स एंड वॉश्ड हैंड्स। दूसरा, एट अ मैंगो एंड सम ग्रेप्स, वॉश्ड हैंड्स। तीसरा, एट अ मैंगो, सम ग्रेप्स, वॉश्ड हैंड्स। और डी, नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट। कौन सा ऑप्शन आंसर हो गया? हाँ, ए आंसर है इसमें। यहाँ देखो,
यहाँ पर हमारे पास एक वर्ब है एट और एक वर्ब है वॉस्ड। दो वर्ब का मतलब दो प्रेडिकेट, एक प्रेडिकेट हो गया वॉस्ड एंड एक प्रेडिकेट हो गया एट अ मैंगो एंड सम ग्रेप्स, और दोनों का सब्जेक्ट हो गया कॉमन। फर्स्ट प्रेडिकेट में लिखे गए वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक मैंगो और एक ग्रेप्स। सेकंड प्रेडिकेट में लिखी गई वर्ब का एक ही ऑब्जेक्ट है हैंड्स। तो हमें एक कंजंक्शन चाहिए जो फर्स्ट प्रेडिकेट में लिखी गई दोनों वर्ब मतलब वर्ब के दोनों ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करे, मतलब मैंगो को और ग्रेप्स को। और एक कंजंक्शन चाहिए जो इन दोनों प्रेडिकेट को कनेक्ट करे क्योंकि इनका सब्जेक्ट कॉमन है। और ऐसा हो रहा है ए ऑप्शन में, तो उसको छोड़ के बाकी सब गलत। तो जो हमने पहले वाला एंड कंजंक्शन यूज किया है वो फर्स्ट वर्ब के दोनों ऑब्जेक्ट्स कनेक्ट कर रहा है और दूसरा वाला जो है वो दोनों प्रेडिकेट कनेक्ट कर रहा है। तो सब्जेक्ट उनका कॉमन है, डिफरेंट प्रेडिकेट्स हैं, तो उनको एंड ने जोड़ दिया। सेवंथ क्वेश्चन देखो। सेवंथ क्वेश्चन हमने लिखा, दिस स्कीम will not only benefit rural people but also city dwellers। अब हमने लिखा, एक मिनट, दिस स्कीम विल नॉट ओनली बेनिफिट रूरल पीपल बट ऑल्सो सिटी dwellers। देखो इसे ऐसे समझना, जैसे हमने नॉट ओनली जो यूज किया ना ये डिटर्मिनर होता है, लेकिन अगर हमें इसके साथ कभी कंजंक्शन लिखना पड़े तो हमेशा बट ऑल्सो। उसी तरीके से नीदर भी कंजंक्शन कंजंक्शन नहीं होता है, डिटर्मिनर होता है। अगर इसके साथ कभी कोई कंजंक्शन लिखना पड़े तो नॉर। ईदर जो होता है ये भी हमारा डिटर्मिनर ही होता है, अगर इसके साथ कभी कोई कंजंक्शन लिखना पड़े तो और। अगर हम इन्हें एक साथ में यूज करेंगे तो इस पूरे पेयर को हम कहते हैं कोरिलेटिव्स। अब ये इसमें होता क्या, बट कंजंक्शन है, नॉर कंजंक्शन है और कंजंक्शन है। इधर नीदर नॉट ओनली कंजंक्शन नहीं है, वो डिटर्मिनर्स हैं, लेकिन उनके साथ अगर हमें कोई कंजंक्शन लिखना पड़े तो बट ऑल्सो लिखा जाएगा। मतलब नहीं लिखो तो अलग बात है, लेकिन लिखोगे तो बट ऑल्सो। तो इस तरीके से होता है जो पूरा पेयर होता है इनका, ये कोरिलेटिव पेयर बन गया। लेकिन हमने पढ़ा कंजंक्शन दो ही टाइप का, तो कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट। तो ये जो और है, नॉर है, बट है, ये हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। तो ये जो कोरिलेटिव पेयर्स है ना ये भी कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट होने का मतलब ये हुआ कि इनके थ्रू हम सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स कनेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, वर्ब को वर्ब से, और एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से कनेक्ट किया जाएगा। तो ये जो कोरिलेटिव पेयर्स हैं ये भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। अगर इनका कभी भी यूज करना तो ये ध्यान रखना ये सेम रैंक के स्ट्रक्चर से पहले लिखे हों। अब इस बात को अगर हम अपने इस एग्जांपल में अप्लाई करें तो यहाँ पे नॉट ओनली को हमने लिखा बेनिफिट से पहले जो कि वर्ब है, बट ऑल्सो को हमने लिखा सिटी ड्वेलर से पहले जो कि ऑब्जेक्ट है। सिटी ड्वेलर्स का मतलब शहर में रहने वाले लोग। अब बट ऑल्सो लिख दिया ऑब्जेक्ट से पहले, नॉट ओनली लिख दिया वर्ब से पहले, ये गलत हो गया। या तो दो वर्ब कनेक्ट करो या दो ऑब्जेक्ट कनेक्ट करो। अच्छा वर्ब हमारे पास एक ही है बेनिफिट, ऑब्जेक्ट जरूर दो हैं, एक है सिटी, एक है रूरल पीपल और एक दूसरा है सिटी ड्वेलर्स। तो चूंकि हमें दो ऑब्जेक्ट कनेक्ट करने हैं, वर्ब एक ही है, उसको कनेक्ट नहीं करना है किसी से, तो ये हमने नॉट ओनली गलत जगह लिख दिया। इसको ऑब्जेक्ट वन से पहले लिखो, बट ऑल्सो ऑब्जेक्ट टू से पहले लिखा हुआ है। तो ये सेंटेंस हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, दिस स्कीम विल बेनिफिट नॉट ओनली रूरल पीपल बट ऑल्सो सिटी ड्वेलर्स। और देखो एक एग्जांपल, नीदर बी बोरो नॉर लैंड। नीदर बी बोरो नॉर लैंड। नाइन्थ देखो, ही इधर
डू दिस जॉब फॉर हिज फैमिली और फॉर और हिज पैशन। अब देखो 8th क्वेश्चन जो हमने लिखा, नीदर बी बोरो नॉर लैंड, इसमें हमने नीदर को लिखा वी से पहले जो कि सब्जेक्ट है, नॉर को लिखा लैंड से पहले जो कि वर्ब है। अब अगर हम इस सेंटेंस में दो मतलब वर्ब और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट नहीं कर सकते तो इसमें हम सब्जेक्ट और वर्ब को भी कनेक्ट नहीं कर सकते। अब हमारे पास देख रहे हैं सब्जेक्ट एक ही है वी और दो वर्ब हैं, तो हमें कनेक्ट करना था दो वर्ब को, लेकिन हमने नीदर को गलत जगह लिख दिया, तो इसको यहां से हटा के यहां लिख दो, तो हम इस को, तो ये इधर गलत जगह लिख गया। अब और जो है ना वो इससे पहले लिखा है हिज पैशन से, अब हमें इधर का पता करना है इसे हम कहाँ लिखें, फॉर से पहले या हिज फैमिली से पहले, देखो कहाँ लिखा जाएगा, फॉर से पहले या हिज फैमिली से पहले। कभी भी किसी प्रेपोजिशन को, मतलब कभी भी किसी प्रेपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कोई एडवर्ब या कोई कंजंक्शन मत लिखना, तो उसको पहले लिखो। ही डू, डू लिख दिया क्या, डज लिखना, ही डज दिस जॉब ईदर फॉर हिज फैमिली और हिज पैशन। तो यहाँ पे हमारे पास दो एडवर्बियल फ्रेजेस हैं, एक है फॉर हिज फैमिली और एक है फॉर हिज पैशन, तो दोनों को इधर और से कनेक्ट कर दो। 10th क्वेश्चन देखो, he was eager not only to acquire knowledge but also anxious to display it। ये देखो, ये सीजीएल के पेपर में आया क्वेश्चन, हमारे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। कैसे सही किया, अब देखो एक हमारे पास सब्जेक्ट हो गया ही, एक वर्ब हो गई, लिंकिंग वर्ब है, इस लिंकिंग और का कॉम्प्लीमेंट हो गया ये ईगर एडजेक्टिव, और हम देख रहे हैं एक हमने एडजेक्टिव और लिख रखा है एनेक्सियस। अभी जो हमने ईगर यूज किया है और एनेक्सियस यूज किया है, ये दोनों ही एडजेक्टिव ही सब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, तो अगर ये दोनों ही इसी को रेफर कर रहे हैं इसका मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट हो गए। अब हम देख रहे हैं ये जो एडजेक्टिव्स हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे हैं, इनके साथ हमने एक इन्फिनेटिव फ्रेज लिख रखी है, टू डिस्प्ले इट इसके साथ और टू अक्वायर नॉलेज इसके साथ, लेकिन हमें इन दोनों इन्फिनेटिव्स को कनेक्ट नहीं करना है, हमें कनेक्ट करना है इन दोनों एडजेक्टिव्स को जो कि इस ही के कॉम्प्लीमेंट है। अब बट ऑल्सो दूसरे वाले एडजेक्टिव से पहले लिखा है, नॉट ओनली गलत जगह लिख गया, इसको पहले लिख दो, तो हम लिखेंगे ही वॉज नॉट ओनली ईगर टू अक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो एन एक्सेस टू डिस्प्ले इट। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, इधर और नीदर नोर हमेशा सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करते हैं, और सेम रैंक से मतलब यही होता है। एक एग्जांपल और देखो, नॉट ओनली ही स्टोल द मनी बट ऑल्सो टोल्ड अ लाई। नॉट ओनली ही स्टोल द मनी बट ऑल्सो टोल्ड अ लाई, पहलवान इसका आंसर होता, ये जो सेंटेंस लिखा है, ही के बाद नॉट ओनली जाएगा, चलो ठीक है। अब और देखो इस सेंटेंस में हमारे पास दो वर्ब हैं, एक है स्टोल और एक है टोल्ड, दोनों को कनेक्ट करना है, सब्जेक्ट दोनों का कॉमन है, तो जो नॉट ओनली है ना ये आना चाहिए यहाँ पर, और बट ऑल्सो तो सही जगह लिखे हुआ है। लेकिन मान लो अगर हम इस सेंटेंस में स्लैश इस तरीके से यूज कर दें, मतलब नॉट ओनली हो जाए पार्ट ए, ही स्टोल द मनी हो जाए पार्ट बी, बट ऑल्सो टोल्ड अ लाई हो जाए पार्ट सी। अब सही कर बेटा,
चल छोड़, एक दूसरा सेंटेंस पूछ रहा हूँ तेरे से, उसका आंसर बता। हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, हार्डली इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग व्हेन द सन रोज। इसे सही कर, हार्डली इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग व्हेन द सन रोज। तेरा मुंह आएगा उल्लू कहीं के। यहाँ देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, इसको समझना। इफ अ सेंटेंस begins with an adverb, then use inverted form of the verb। अगर हम मान लो कभी किसी एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करें, तो उस सेंटेंस में वर्ब की इन्वर्टेड फॉर्म का यूज क्या करो। अब देखो यहाँ पे दो नए टर्म है, एक तो है इन्वर्टेड फॉर्म और एक है एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब मैं बता देता हूँ, ये हार्डली एडवर्ब ही है, हमने बहुत बार इसे डिस्कस किया होगा। हार्डली, सेल्डम, बेयरली, ये सब एडवर्ब होते हैं। तो ये हार्डली जो है ना, ये एडवर्ब है। तो शुरुआत तो खैर एडवर्ब से हो गई। अब इन्वर्टेड फॉर्म क्या होती है उसे समझ लेना। हमने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, ही हैज गॉन। दूसरा हमने लिखा, हैज ही गॉन। अब देखो दोनों सेंटेंस में वर्ड सेम यूज हुए, लेकिन ये सेंटेंस असर्टिव बन गया और इंटरोगेटिव बन गया। इसमें हमने फुल स्टॉप यूज किया, इसमें क्वेश्चन मार्क यूज किया। और इसकी वजह है इनका स्ट्रक्चर। जब हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं तो सेंटेंस क्वेश्चन बन जाता है, और सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में लिखते हैं तो सेंटेंस असर्टिव बन जाता है, स्टेटमेंट बन जाता है। अच्छा, मेन वर्ब दोनों सिचुएशन में बाद में लिखा करो। अब ये जो हमने असर्टिव सेंटेंस लिखा है ना, जिसमें सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट बन गया, इस वर्ब की फॉर्म को हम कहते हैं असर्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, कि पहले सब्जेक्ट और बाद में प्रेडिकेट। लेकिन जब हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देते हैं तो हम इसे कहते हैं इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसका यूज किया जाता है इंटरोगेशन के लिए। तो हमने इस पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इस पे फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन ये जो हमने हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी है ना, यही हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ भी पहले लिखी है। मतलब आंसर इसका ये है कि हेड को पहले लिखना है। अब ये जो हेड हेल्पिंग और हमने इट सब्जेक्ट से पहले लिख दिया, उसे हम इंटरोगेटिव नहीं कह सकते, क्योंकि वो सेंटेंस असर्टिव है, उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है, फुल स्टॉप यूज हुआ है। और उसमें हम किसी कुछ पूछ नहीं रहे, बल्कि उल्टा बता रहे हैं। यहां पर हम पूछ रहे हैं, तो इसे तो हम कहेंगे इंटरोगेटिव फॉर्म, लेकिन वो जो वहां पे लिखी गई फॉर्म है ना, उसे हम कहेंगे इन्वर्टेड। तो समझने के लिए अपना ये जान लो कि इंटरोगेटिव फॉर्म और इन्वर्टेड फॉर्म सेम होती है। क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करोगे तो इंटरोगेटिव फॉर्म कहना, असर्टिव सेंटेंस में लिख दोगे तो इन्वर्टेड फॉर्म कहना। तो इन्वर्टेड फॉर्म और इंटरोगेटिव फॉर्म का मतलब सेम होता है। क्वेश्चंस में इसे इंटरोगेटिव फॉर्म कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस में इसे इन्वर्टेड फॉर्म कहते हैं। तो वो जो हैड हमने हेल्पिंग और लिखी है ना, उसको इट सब्जेक्ट से पहले लिखोगे तो सेंटेंस हो जाएगा, हार्डली हैड इट स्टॉप्ड रेनिंग व्हेन द सन रोज। तो खैर एडवर्ब भी पता चल गया, इन्वर्टेड फॉर्म भी पता चल गया। तो एक क्वेश्चन और देखो, नो सूनर द मैन हैड woken up then it began to rain। No sooner the man had woken up than it began to rain। अब देखो जो हमने नो सूनर लिखा है ना, ये भी एडवर्ब होता है। सून एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, और हमने इसको यहाँ पे लिख दिया शुरुआत में, तो इसके साथ भी इन्वर्टेड फॉर्म लिखो, हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले। तो ये सेंटेंस हमें ऐसे लिखने पड़ेंगे, नो सूनर हैड द मैन वॉकन अप देन इट बिगेन टू रेन। एक और एग्जांपल देखो, एक थर्ड सेंटेंस हमने लिखा,
so fast the thief ran that we could not catch him. So fast the thief ran that we could not catch him. अब देखो जो हमने so fast लिखा ना, ये भी हमारा एडवर्ब होता है. हाउ का रिप्लाई जो भी वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब भी होते हैं. तो ये हाउ का रिप्लाई है, ये भी एडवर्ब हो गया. अब हमने इसको शुरू में लिख दिया तो इन्वर्टेड फॉर्म लिखनी पड़ेगी. अब यहाँ तो हेल्पिंग और हैड लिखी हुई थी तो हमने पहले लिख दी. यहाँ पे हमने रैन लिख रखी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसका मतलब हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो उसे यहाँ लिखो. अच्छा, जब डिड लिख दोगे तो फिर उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी, तो इसको ऐसे लिखो. तो ये सेंटेंस हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, सो फास्ट डिड द थीफ रन दैट वी कुडंट कैच हिम. तो सो फास्ट एडवर्ब है, सून एडवर्ब है, हार्डली एडवर्ब है. एग्जांपल और समझना. नेवर ही कम्स लेट. अब देखो ये जो हमने नेवर लिखा ना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और हमने पिछली क्लास में पढ़ा होगा प्रोनाउन में कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले लिखे जाते हैं. हमने सेंटेंस के शुरू में लिख दिया तो ये गलत हो गया. इसको सही करने के लिए हमें सेंटेंस ऐसे लिखना पड़ेगा, ही नेवर कम्स लेट. एक दूसरा तरीका ये भी था कि नेवर को शुरू में ही लिखा रहने दो, इन्वर्टेड फॉर्म लिख दो. नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग और डू डज होती है, तो डज के साथ में बेस फॉर्म लिख के ऐसे लिख दो, नेवर डज ही कम लेट. अब देखो, या तो जो एडवर्ब्स की पोजीशन होती है उन्हें वहां पे लिखा करो, ठीक है. जैसे ये लिखा, ही नेवर कम्स लेट. या फिर शुरू में जब लिखते हो ना तो इन्वर्टेड फॉर्म लिखा करो. अच्छा, शुरू में हम किसी भी एडवर्ब को इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें उसके मीनिंग को स्ट्रेस करना होता है. जैसे जो हमने नेवर शुरू में लिखा ना, इसकी वजह एक ही है, हम इस वर्ड को स्ट्रेस करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं कि कभी भी वो लेट नहीं आता. मतलब हम स्ट्रेस कर रहे हैं इस नेवर को. अगर हमें नहीं स्ट्रेस करना है तो जो नॉर्मल वर्ड सेंटेंस का ऑर्डर होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, वो यूज किया करो. तो ये मीनिंग जो है ना, ये नॉर्मल है और ये स्ट्रेस्ड है. ये जो हमने नो सुनर और हार्डली पहले लिखे ना, इनकी भी वजह यही है. ये हार्डली एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, मेन वर्ब से पहले लिखो अगर इसे यूज करना है, और ऐसे लिख दो, इट हैड हार्डली स्टॉप्ड. इट हैड हार्डली स्टॉप्ड रेनिंग व्हेन द सन रोज. और कोई इन्वर्टेड फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है. अब हार्डली एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, जो भी एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं वो उस वर्ड से पहले लिखे जाते हैं जिसे स्ट्रेस करें, तो उससे पहले लिख दो. नो सूनर एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ब के बाद लिखे जाते हैं. द मैन हैड वोकन अप नो सूनर, इसको ऐसे लिख दो, द मैन हैड वोकन अप नो सूनर देन, जो भी है आगे अपना लिख दो. अब ये जो हमने लिखा ना, द मैन हैड वोकन अप नो सूनर, ये है असर्टिव फॉर्म. इट हैड हार्डली स्टॉप्ड रेनिंग, ये है असर्टिव फॉर्म. उसी तरीके से सो फास्ट एडवर्ब मैनर होता है, वर्ब के बाद या वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है, तो इसको ऐसे लिख दो, द थीफ रैन सो फास्ट. द थीफ रैन सो फास्ट दैट वी कुडंट कैच हिम. तो या तो हम एडवर्ब को उसकी यूजुअल पोजीशन पे लिखें, ठीक है, अगर तुम्हें पहले से पता है तो ठीक है, नहीं तो जब अगला चैप्टर एडवर्ब पढ़ाएंगे तो जान जाओगे. या फिर अगर शुरू में लिख रहे हो तो इन्वर्टेड फॉर्म के साथ लिखा करो. एक क्वेश्चन और देखो, नॉट अ वर्ड ही स्पोक टू एनीवन. नॉट अ वर्ड ही स्पोक टू एनीवन, ये किसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है हमारा. नॉट अ वर्ड ही स्पोक टू एनीवन. देखो इस सेंटेंस को पहले एक बार समझ लेना. ये जो हमने वर्ड नॉट लिखा है ना,
और उसके साथ जो आर्टिकल ए लिखा है, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है कि ए एन का मतलब एनी होता है या वन होता है। जब हम बात जनरल में करते हैं तो इनका मतलब एनी होता है, नॉट नेगेटिव वर्ड होता है, इसके साथ इसका मतलब एनी ही मानना। तो अगर हम नॉट ए लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम इनडायरेक्टली नॉट एनी लिख रहे हैं। और फिर हमने ये भी पढ़ रखा है कि नॉट एनी का मतलब नो होता है। तो ये सारी बातें हमने पहले डिटर्मिनर्स में पढ़ी रखी हैं, नॉट ए, नॉट एनी, नो। तो ये जो हमने नॉट अ वर्ड लिखा है ना, ये एक्चुअली लिखा हुआ है नो वर्ड। और ये जो नो वर्ड है, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है ही, स्पोक है वर्ब, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। लेकिन हमने इसको स्ट्रेस करने के लिए शुरू में लिख दिया। अब इस सेंटेंस को सही करने का एक तरीका तो ये कि इस सेंटेंस को इन्वर्टेड फॉर्म में नहीं, असर्टिव फॉर्म में लिखो। ही स्पोक नो वर्ड टू एनीवन, या लिखो ही डिड नॉट स्पीक एनी वर्ड टू एनीवन, या तो ऐसे लिखो। और अगर शुरू में लिख रहे हो तो ये जो नॉट होता है ना, ये एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, वर्ब में पड़ा होगा। शुरू में लिख दिया स्ट्रेस करने के लिए, इन्वर्टेड फॉर्म लिखो, डिड ही स्पीक। तो या तो सेंटेंस को असर्टिव फॉर्म में लिखो, पहले सब्जेक्ट और फिर प्रेडिकेट, या फिर इसको इस तरीके से लिखो, नॉट अ वर्ड डिड ही स्पीक टू एनीवन। नहीं, अब इसका आंसर होता है बेटा, हाँ, पगला है क्या? अब जब पता चल गया कि नॉट ओनली का यूज हम वर्ब के लिए कर रहे हैं तो ये एडवर्ब हो गया। अगर हम नॉट ओनली का यूज कर रहे हैं वर्ब के लिए तो ये एडवर्ब है। अब या तो इसको वर्ब से पहले लिखो। अच्छा, पहले हम लिख नहीं सकते क्योंकि स्लैश यहाँ पे यूज हो गया, तो इन्वर्टेड फॉर्म लिख दो, डिड ही स्टील, नॉट अ वर्ड डिड ही स्टील, ऐसे लिखो, नॉट ओनली डिड ही स्टील द मनी बट ऑल्सो टोल्ड अ लाई। तो अगर मान लो किसी भी सेंटेंस में हम नॉट ओनली का यूज करें वर्ब के लिए, तो इसको हमेशा वर्ब से पहले लिखना। अगर वर्ब से पहले लिखने का स्कोप ना हो, शुरू में लिख दिया जाए, तो इन्वर्टेड फॉर्म लिख के भी सही कर सकते हो। तो हम इसको लिख देंगे, नॉट ओनली डिड ही स्टील द मनी बट ऑल्सो टोल्ड अ लाई। 12th क्वेश्चन देखो। नॉट ओनली एडवर्ब कौन सी वर्ब का है, स्टोल का या टोल्ड का? नहीं 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 नहीं, अलग अलग होते हैं। कंजंक्शन बट होता है, नॉट ओनली कंजंक्शन नहीं होता, मैंने पहले ही बता दिया था, ये डिटर्मिनर होता है। वर्ब के साथ लिखते हैं तो एडवर्ब होता है। और मैं कहता हूं उतना टेक्निकल होने की जरूरत भी नहीं है। नॉट ओनली जो है एडवर्ब, ये कौन सी वर्ब का एडवर्ब है, स्टोल वर्ब का या टोल्ड का? स्टोल का, तो इसको इन्वर्टेड फॉर्म में लिख दो। भाई इसका उससे कोई लेना नहीं ना, वो कोऑर्डिनेट क्लॉज अलग है, ये अलग है। बट ऑल्सो जो है वो कंजंक्शन है टोल्ड का, नॉट ओनली था इसका एडवर्ब, तो इसको इन्वर्टेड फॉर्म में लिखोगे ना, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो दे हैव सॉल्व्ड इट। अब जैसे हमने लिखा नॉट ओनली यू बट ऑल्सो दे हैव सॉल्व्ड इट। अब यहां देखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो जो हमारा कोरिलेटिव पेयर है ना, इसके थ्रू हम दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। एक सब्जेक्ट है दे और एक सब्जेक्ट है यू। अब हम इस नॉट ओनली को एडवर्ब नहीं, अब इसे डिटर्मिनर ही कहेंगे। तो जब हम नॉट ओनली को वर्ब के लिए यूज करते हैं तब ये एडवर्ब होता है, इसको वर्ब से पहले लिखा करो। और अगर वर्ब से पहले लिखने का स्कोप ना हो तो फिर मेन वर्ब से मतलब इन्वर्टेड फॉर्म लिख दिया करो। लेकिन अगर हम नॉट ओनली का यूज किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए करेंगे तो फिर ये एडवर्ब नहीं होगा, तो अपना ध्यान रखना, सर्टिव फॉर्म ही लिखनी पड़ेगी। तो ये जो हमने लिखा नॉट ओनली यू बट ऑल्सो दे हैव सॉल्व्ड इट, ये तो है सही, ये था गलत। क्या बताऊं, बता बेटा। सून एडवर्ब ऑफ टाइम होती है, एडवर्ब ऑफ टाइम मेन वर्ब के बाद लिखे जाते हैं, तो उसको मेन वर्ब के बाद लिख दो, वोकन अप मेन वर्ब है, उसके बाद में नो सूनर लिख दो एडवर्ब ऑफ टाइम। अजीब क्या लग रहा है? किसको? क्या था वे? हाँ, नो सूनर पहली बार देखा, बाद में तो घबरा गया क्या? है? वो तो चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, पहले लिखोगे इन्वर्टेड फॉर्म लिखोगे, नहीं तो उसको बाद में लिखो असर्टिव फॉर्म में। अगला क्वेश्चन देखो, यहां से लिखना, द रीजन वाई ही केम लेट
is because he was stuck in a jam. The reason why he came late is because he was stuck in a jam. अब देखो जो हमने सेंटेंस लिखा है इसमें द रीजन हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज बिकॉज ही वाज स्टक इन अ जाम इसका प्रेडिकेट हो गया, और बाकी ही केम लेट जो है ये हमारी क्लॉज हो गई, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ऐसे अब देखो इसे समझना, द रीजन सब्जेक्ट है, इज बिकॉज ही वाज स्टक इन अ जैम उसका प्रेडिकेट है। अब हम देख रहे हैं प्रेडिकेट में जो हमने वर्ब लिखी ना इज, वो लिंकिंग वर्ब है। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो इसका मतलब जो हम क्लॉज लिख रहे हैं ये कॉम्प्लीमेंट है। लिंकिंग वर्ब के बाद में हम कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं, तो ये क्लॉज कॉम्प्लीमेंट है। तो इज हमारी वर्ब हो गई, बिकॉज ही वाज स्टक इन अ जैम पूरी क्लॉज उसका कॉम्प्लीमेंट हो गई। अब यहाँ पे एक चीज समझना, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा ही केम लेट बिकॉज he was stuck in a jam। तो ये जो बिकॉज के साथ लिखे क्लॉजेस होती हैं होती हैं, इनको अपना समझ लेना। ये जो हमने क्लॉज लिखी है ना, ये वाई का रिप्लाई है और ये एडवर्ब ऑफ रीजन है। व्हेन वेयर वाई हाउ के रिप्लाई जो होते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं। अब जैसे केम लेट हमारी वर्ब हो गई, व्हाई डिड ही केम लेट, क्यों लेट आया, तो ये बताने के लिए हमने लिख दिया बिकॉज ही वाज स्टक इन अ जाम। तो ये जो बिकॉज ही वाज स्टक इन अ जाम हमने क्लॉज लिखी है हमारी एडवर्ब क्लॉज है। अब यहाँ तो चलो ये एडवर्ब क्लॉज जस्टिफाई हो जाएगी क्योंकि एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब के बाद में एडवर्ब आ जाते हैं, लेकिन ये तो लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद एडवर्ब क्यों लिख दिया? लिंकिंग वर्ब के बाद में तो कॉम्प्लीमेंट आते हैं जो नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होते हैं। तो उस बिकॉज को हटा के उसकी जगह दैट लिख दो। द रीजन व्हाई ही केम लेट इज दैट ही वाज स्टक इन अ जाम। अभी जो हमने दैट कंजंक्शन लिखा है इसके साथ वो जो क्लॉज लिखी है ना वो हमारी नाउन क्लॉज है, और वो नाउन क्लॉज द रीजन का कॉम्प्लीमेंट हो गई। तो ये बात तो खैर ऐसे ही समझनी चाहिए थी, समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो ध्यान रखना कि रीजन और बिकॉज एक साथ मत लिखा करो। रीजन और बिकॉज को एक साथ मत लिखा करो। और बाकी ये भी अपना ध्यान रखना कि बिकॉज के साथ लिखी गई क्लॉजेस जो होती हैं वो एडवर्ब ऑफ रीजन होती हैं, वाई का रिप्लाई। He has got lost is not proven yet। अब जैसे हमने ये लिखा he has got lost is not proven yet। अब इस सेंटेंस में जो हमने is not proven yet लिखा है ना, ये हमारा प्रेडिकेट है। मतलब ये बात हम किसी के बारे में कह रहे हैं कि कोई बात अभी तक साबित नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, जिसके बारे में हम ये बात कह रहे हैं वो है ये स्टेटमेंट he has got lost। तो he has got lost जो है ना ये हमारा सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये नाउन है। अब यहाँ पे समझना, ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा ना he has got lost, ये स्टेटमेंट उस प्रेडिकेट के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर ये स्टेटमेंट सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। सबऑर्डिनेट क्लॉज बिना सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के नहीं लिखे जाते, तो यहाँ पे कंजंक्शन लिखो दैट। तो ये सेंटेंस हमारा तब सही होगा जब हम इसे ऐसे लिखेंगे दैट ही हैज गॉट लॉस्ट इज नॉट प्रूवन येट। इज नॉट प्रूवन येट प्रेडिकेट हो गया, दैट ही हैज गॉट लॉस्ट ये हमारी नाउन क्लॉज है जो उस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट हो गई। अब देखो इसी सेंटेंस को अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज नॉट प्रूवन येट दैट ही हैज गॉट लॉस्ट, दैट ही हैज गॉट लॉस्ट। तो ये जो हमने इट यूज किया ना यहाँ पे इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट, ये इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट इस नाउन क्लॉज की जगह पे यूज हुआ है। तो या तो हम इसको ऐसे लिखें इट इज नॉट प्रूवन येट दैट ही हैज गॉट लॉस्ट, या हम इट ना यूज करके उस क्लॉज को ही सब्जेक्ट बना के लिख दें दैट ही हैज गॉट लॉस्ट इज नॉट प्रूवन येट। तो अगर हम कभी किसी क्लॉज को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना के सेंटेंस में लिखेंगे तो वो नाउन क्लॉज होगी। दूसरा एग्जांपल देखो,
प्लांट्स हैव फीलिंग्स was proved was proved a long ago. अब जैसे हमने लिख दिया प्लांट्स हैव फीलिंग्स, फीलिंग्स लिखना was proved a long ago. अब देखो इसमें भी वही है, प्लांट्स हैव फीलिंग्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट का मतलब ये स्टेटमेंट नाउन है, was proved a long ago इसका प्रेडिकेट हो गया। अगर वो प्रेडिकेट है ये सब्जेक्ट है तो ये क्लॉज नाउन हो गई। अगर ये क्लॉज नाउन हो गए तो नाउन क्लॉज सबऑर्डिनेट होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज बिना कंजंक्शन के नहीं लिखी जाती, कंजंक्शन यहाँ है नहीं, तो हम इसको ऐसे लिखें दैट प्लांट्स हैव फीलिंग्स वाज प्रूव्ड अ लॉन्ग अगो। अब इसी को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं इट वाज प्रूव्ड अ लॉन्ग अगो दैट प्लांट्स हैव फीलिंग्स, इट वाज प्रूव्ड अ लॉन्ग अगो दैट प्लांट्स हैव फीलिंग्स। तो चाहे तो इट इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के साथ लिखो और नहीं तो इसको ऐसे लिखो। अब ये तो पता करने वाली बात है किसे जोड़ रहे हैं, पता कर भोपाल। एक ऐप पे मैंने दैट क्लॉज का वीडियो डाला है, एक या दो डाले शायद, ठीक है वो देख लेना, आइडिया लग जाएगा। और बाकी ये जो चीजें है ना अपने आप ढूंढोगे तो पता चल जाएगा, इतना पढ़ चुके हो बेटा यहाँ से। अगला सेंटेंस देखो, वी रिटर्न होम देन हैड रेस्ट फॉर अ while. We returned home then had rest for a while. दूसरा सेंटेंस देखो, they will not help you even you request them, ऐसे। We returned home then had rest for a while and they will not help you even you request them. अब देखो फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास एक सब्जेक्ट है वी और दो प्रेडिकेट हैं, एक प्रेडिकेट है रिटर्न होम और एक है हैड रेस्ट फॉर अ while। अब इन दोनों प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कॉमन है, मतलब हमारा सब्जेक्ट हो गया वी, रिटर्न होम हो गया इसका एक प्रेडिकेट, हैड रेस्ट फॉर अ while हो गया दूसरा प्रेडिकेट, मतलब दोनों का सब्जेक्ट हो गया कॉमन। अच्छा यहाँ पे खैर हमारे पास प्रेडिकेट अलग अलग नहीं है, यहाँ पर हमारे पास क्लॉज ही अलग अलग हो गई। दे सब्जेक्ट हो गया, विल नॉट हेल्प यू उसका प्रेडिकेट हो गया, ये हो गई एक क्लॉज। यू रिक्वेस्ट देम, यू सब्जेक्ट हो गया, रिक्वेस्ट देम उसका प्रेडिकेट हो गया, ये हो गई हमारी दूसरी क्लॉज। अब हमारे पास दो क्लॉज हैं, यहाँ पे दो प्रेडिकेट हैं, तो इन्हें हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। अब कनेक्ट करने के लिए चाहिए होगा कंजंक्शन, देन और इवन अगर कंजंक्शन होते तो सेंटेंस सही है, लेकिन ये कंजंक्शन नहीं होते। देन होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है एट दैट पॉइंट इन टाइम, ये कंजंक्शन नहीं होता, ये एडवर्ब होता है। तो अगर ये एडवर्ब है तो कंजंक्शन का इन दोनों को जोड़ेगा, कहीं नहीं है, अपने पास से लिखो। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ते हैं तो हम एंड लिख देंगे, वी रिटर्न्ड होम एंड देन हैड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। इसमें आ जाओ, अब हम देख रहे हैं रिक्वेस्ट करना और हेल्प करना। हेल्प करना रिक्वेस्ट करने का रिजल्ट होता है और रिक्वेस्ट करना कंडीशन है। अच्छा अगर वो कंडीशन है तो इसके लिए कंडीशन वाला जो कंजंक्शन होता है इफ वो लिख दो, इवन इफ यू रिक्वेस्ट देम। तो ये जो इफ है ना ये कंजंक्शन है। अब देखो हुआ क्या, ये जो हमारी पूरी क्लॉज है ना, इफ यू रिक्वेस्ट देम, इवन इसको इसको स्ट्रेस कर रहा है, ठीक है। तो ये जो इवन है कोई कंजंक्शन नहीं होता, ये भी एडवर्ब होता है, देन भी एडवर्ब होता है। डोंट यूज इवन और देन एज कंजंक्शंस। So even or then are not conjunctions. Don't use them as conjunctions. ये जो हम even यूज करते हैं ना, देखो इसका यूज हम कई बार करते हैं if के साथ में, कई बार दो के साथ में करते हैं जब कॉन्ट्रास्ट वगैरह शो करना होता है।
और कई बार इसका यूज करते हैं व्हेन के साथ में। तो होता क्या है, जो इफ, दो और व्हेन के साथ लिखे क्लॉजेस होते हैं ना, उन क्लॉजेस को स्ट्रेस करने के लिए इवन लिखा जाता है, लेकिन इवन कंजंक्शन नहीं होता। कंजंक्शन ये होता है, इफ है, दो है, व्हेन है, ये कंजंक्शन है। So even and then are not conjunctions, these are adverbs, don't use them as conjunctions. कंजंक्शन या तो दो होता है, या इफ होता है, या व्हेन होता है। टाइम की बात करनी हो तो व्हेन लिखा करो, कॉन्ट्रास्ट वगैरह शो करना हो तो दो लिखा करो, और कंडीशन क्या हो रेफर करना होता है, इफ लिखा करो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। They will succeed because they are hard work. They will succeed because, ये एक काम करना है, ये बाद वाले चाहे मत लिखो, दूसरा सेंटेंस लिख देता हूँ। We shall contact you in case of an emergency arises. We shall contact you in case of an emergency arises, and they will succeed because they are hard work. देखो, ये जो वर्ड्स हमने लिखा है ना, बिकॉज, इन केस, अनलेस, दो, ये हमारे कंजंक्शंस हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। अब इनसे मिलते जुलते हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं इस तरीके के, बिकॉज ऑफ या इन केस ऑफ, ये इनकी प्रेपोजिशंस हैं। तो जो बिकॉज ऑफ है, इन केस ऑफ है, ये कोई कंजंक्शन नहीं है, ये प्रेपोजिशन है। अनलेस की प्रेपोजिशन फॉर्म जो होती है, मतलब जो प्रेपोजिशन इसका काम करती है, वो होती है विदाउट। दो जो कंजंक्शन होता है, जो प्रिपोजिशन इसके काउंटर पार्ट प्रिपोजिशन होती है इंग्लिश में, वो होती है डिस्पाइट। डिस्पाइट की जगह कई बार हम वो भी लिख देते हैं इन स्पाइट ऑफ, लेकिन वो एक ही बात होती है, चाहे डिस्पाइट लिखो चाहे इन स्पाइट ऑफ लिखो। अब हमें यहाँ पे समझना ये कि अगर कोई नाउन या प्रोनाउन हो जिसको हमें ऑब्जेक्ट बना के लिखना हो, तो फिर प्रेपोजिशन लिखा करो। लेकिन अगर कोई क्लॉज लिखी हो जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहले से लिखे हो, तो कंजंक्शन लिखा करो। अब ये है कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले आते हैं, वो है प्रेपोजिशन। मीनिंग सेम होते हैं, जो दो का मीनिंग है वही डिस्पाइट का होता है। अब देखो, ये जो हमारा सेंटेंस नंबर 2 है ना, ये सेंटेंस सही हो जाए अगर इसमें वो अराइजेस ना लिखा हो। अगर ये सेंटेंस केवल इतना लिखा हो, वी शैल कॉन्टेक्ट यू इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, तो ये सही हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इन केस ऑफ प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है वो इमरजेंसी को मान लेंगे, लेकिन अभी हम इसे ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, क्योंकि इसके बाद हमने प्रेडिकेट लिख रखा है, तो ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट का प्रेडिकेट है। तो अगर ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, तब तो ये क्लॉज बन गई। अगर ये क्लॉज बन गई तो इसके लिए हमें कंजंक्शन लिखना पड़ेगा, ना कि प्रेपोजिशन, तो ये ऑफ गलत हो गया। तो अगर इसमें अराइजेस ना लिखा होता तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाता। नेक्स्ट में आ जाओ। अब ये बिकॉज हमारा सब, एक मिनट बेटा अभी बताता हूँ। ये बिकॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। अगर बिकॉज यूज करोगे तो इसके बाद हमें क्लॉज लिखनी पड़ेगी। क्लॉज में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। अगर हम थोड़े समय के लिए देयर हार्डवर्क को सब्जेक्ट मान भी लें, क्योंकि ये नाउन फ्रेज है, ये सब्जेक्ट बन सकती है, तो इसका प्रेडिकेट तो कहीं दिख नहीं रहा। और अगर प्रेडिकेट नहीं दिख रहा तो फिर ये सब्जेक्ट क्या आएगा, फिर तो ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ऑब्जेक्ट अगर ये वर्ब का नहीं है तो फिर प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, बिकॉज प्रिपोजिशन है नहीं।
तो इसको लिखो दे विल सक्सीड बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क, और इसको लिखो वी शैल कॉन्टेक्ट यू इन केस एन इमरजेंसी अराइजेस। तो जहां कंजंक्शन की जरूरत हो वहां पर ये, जहां प्रिपरेशन की जरूरत हो वहां पर ये। एक और क्वेश्चन चलो देखते हैं। यू कांट सक्सीड अनलेस प्रॉपर ट्रेनिंग। अब जैसे हमें पता ही अनलेस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, तो अगर ये कंजंक्शन सबऑर्डिनेट होता है तो वो क्लॉज सबऑर्डिनेट होनी चाहिए, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ना वो क्लॉज है ना ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। तो ये हमने सबऑर्डिनेट जो अनलेस लिख रखा है ना, ये गलत हो गया। अब अगर चाहते हो कि अनलेस सही रहे तो उसको क्लॉज में कन्वर्ट करो, यू कांट सक्सीड अनलेस यू ट्रेन प्रॉपरली, यू कांट सक्सीड अनलेस यू रिसीव प्रॉपर ट्रेनिंग, ऐसे कुछ लिख दो। और नहीं इतनी मेहनत करना चाहते हो तो फिर अनलेस को प्रिपरेशन बना दो, और ये प्रॉपर ट्रेनिंग इसी प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। विदाउट होती है इसकी प्रिपरेशन, तो इसको ऐसे लिख दो। तो हम लिख देंगे यू कांट सक्सीड विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग। फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में हमने लिखा दे डिसाइडेड टू वर्क despite they were tired। अब ये जो हमने सेंटेंस लिखा दे डिसाइडेड टू वर्क डिस्पाइट दे वर टायर्ड, अब देखो दे सब्जेक्ट हो गया, वर लिंकिंग वर्ब हो गई, टायर्ड कॉम्प्लीमेंट हो गया, मतलब ये पूरा प्रेडिकेट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अगर ये सब्जेक्ट है ये प्रेडिकेट है तो क्लॉज बन गई, अगर वो क्लॉज बन गई तो हमें कंजंक्शन लिखना पड़ेगा। अच्छा कंजंक्शन है डिस्पाइट होता नहीं है, तो इसको हटा के इसकी जगह लिख दो दो। तो ये डिस्पाइट और दो हम दोनों कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए यूज करते हैं। डिस्पाइट प्रिपरेशन होती है, दो कंजंक्शन होता है, तो हमने इसको लिख दिया दो दे वर वेरी टायर्ड। हालांकि अगर हम डिस्पाइट लिखना चाहते हैं तो देखो हम सेंटेंस को ऐसे अल्टर करके भी सही कर लेते, दे डिसाइडेड टू वर्क हार्ड, या दे डिसाइडेड टू वर्क डिस्पाइट बीइंग टायर्ड, बीइंग टायर्ड। अब ये डिस्पाइट प्रिपरेशन हो गई, और बीइंग टायर्ड ये जेरेंड है जो इस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम इसको ऐसे और लिख सकते थे दे डिसाइडेड टू वर्क डिस्पाइट बीइंग टायर्ड। हालांकि एक तरीका और भी हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखें दे डिसाइडेड टू वर्क despite the fact that they were tired। they decided to work despite the fact that they were tired। अब देखो इसे समझना, despite ये प्रिपरेशन हो गया, द फैक्ट इस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हो गया, और जो द फैक्ट हमने लिखा ना इसी के साथ हमने एक अपोजिटिव केस में नाउन क्लॉज लिख दी दैट दे वर टायर्ड। अभी जो दैट दे वर टायर्ड हमने क्लॉज लिखी ना, ये हमारी अपोजिटिव क्लॉज है, मतलब अपोजिटिव केस की नाउन क्लॉज है जो कि इस फैक्ट को रेफर करने के लिए लिखी गई है। तो ये हमने नाउन में पढ़ा होगा कि ऐसे नाउन जिनका यूज हम किसी नाउन को रेफर करने के लिए करते हैं वो पॉजिटिव केस होते हैं। तो ये उसका पॉजिटिव केस हो गया। तो मतलब हम इसको तीन तरीके से लिख सकते हैं, आसान तरीका वही था डिस्पाइट हटाओ दो लिख दो, लेकिन ये दो तरीके और भी हो सकते हैं, अगर इनमें से कोई लिखा हो तो देख लेना अपना, ये भी सही है। दे डिसाइडेड टू वर्क डिस्पाइट बीइंग टायर्ड, दे डिसाइडेड टू वर्क डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे वर बीइंग टायर्ड। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, एक मिनट यहाँ,
आई गो देयर ऑन संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। 6, आई डोंट गो देयर ऑन संडे, मंडे। एक मिनट, ये ऊपर वाले में एंड मत और लिखना। आई डोंट गो देयर ऑन संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। देखो, तीन को तो खैर इधर छोड़ दो, यहाँ आ जाओ। हमने एक सेंटेंस लिखा, आई लाइक स्वीट्स एंड, एक काम करना, आई लाइक टी एंड स्वीट्स लिखना, आई लाइक टी एंड स्वीट्स। दूसरा हमने लिखा, आई लाइक टी और स्वीट्स। दो और लिख लेना, आई डोंट लाइक टी और स्वीट्स एंड आई डोंट लाइक टी एंड स्वीट्स। अब देखो, इन कंजंक्शन मतलब इन सेंटेंस में हमने और एंड कंजंक्शन का यूज किया। एंड होता है हमारा क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। तो अगर हम टी एंड स्वीट्स लिखेंगे ना, तो इसका मतलब वो दोनों प्लस हो गए, तो इसका मतलब हो गया आई लाइक बोथ। बोथ का मतलब दोनों ही। अच्छा, अगर और लिख देंगे तो और होता है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव का मतलब कोई एक, या तो टी या फिर स्वीट्स, तो इसका मतलब हो गया ईदर। ईदर का मतलब एनी ऑफ द टू, दो में से कोई एक। तो अगर हमें दोनों को ही रेफर करना है तब तो सीधा क्यूमुलेटिव कंजंक्शन एंड होता है, उसे लिख दो, वो उनको प्लस कर देगा। लेकिन अगर किसी एक को ही रेफर करना हो तो और लिखना, और अल्टरनेटिव कंजंक्शन होता है। तो आई लाइक टी और स्वीट्स, आई लाइक टी एंड स्वीट्स, ऐसे हो गया। अच्छा, अब हम देख रहे हैं ये जो सेंटेंस थे इनके मीनिंग थे पॉजिटिव, लेकिन इनके मीनिंग है नेगेटिव। अगर मीनिंग नेगेटिव है और हम और लिख देंगे तो फिर इसका मतलब इधर नहीं, अब इसका मतलब नीदर हो जाएगा। तो इसका मतलब जाएगा आई डोंट लाइक टी और स्वीट्स। तो इसका मतलब हो गया दो में से एक भी नहीं, ना इसे टी पसंद है ना स्वीट्स पसंद है। अब अगर इसका मतलब ये हो गया कि इसको टी और स्वीट्स दोनों ही नहीं पसंद है, तो इसका मतलब ये जो और है वो दोनों को ही रेफर कर रहा है, तो इसका मतलब ये बोथ का काम कर रहा है। अगर ये और दोनों को रेफर कर रहा है तो फिर हम एंड क्यों लिखें, जब दोनों को और ही रेफर कर देगा। तो अब ध्यान देना, ये हम एंड तब लिखेंगे जब हम इन दोनों को हमें कंपाउंड बनाना हो। कंपाउंड का मतलब कॉम्बिनेशन। तो हम टी एंड स्वीट्स को सही मानेंगे, लेकिन तब हमें इसका मतलब ये मानना पड़ेगा कि इस पर्सन को टी एंड स्वीट्स एक साथ पसंद नहीं है, अलग अलग हो सकता है पसंद हो। तो अगर हम एंड लिख देंगे तो वो कंपाउंड बनाएगा। अदरवाइज अगर हमें उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेपरेटली निगेट करना है कि मतलब उसको अकेले में भी पसंद नहीं है ना टी ना स्वीट्स, तो फिर हमें और लिखना पड़ेगा। तो और जो होता है नेगेटिव में, वो एंड का काम करता है, जो मुझे समझाना था वही है। तो अगर हमें मान लो हमारे पास टोटल आइटम्स को रेफर करना है, हमारे पास एक टोटल नंबर है, एक नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और हमें उन सबको रेफर करना है, मीनिंग है पॉजिटिव। तो अगर मीनिंग पॉजिटिव है तो एंड लिखना। अगर मीनिंग सेंटेंस का नेगेटिव है तो फिर और लिखना। So when we have to refer to the total terms in a series, use either and or। नेगेटिव मीनिंग हो तो और लिखना, पॉजिटिव मीनिंग हो तो एंड लिखना। नेगेटिव में एंड तभी लिखना जब हमें किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को रेफर करना हो। अब अगर ये बात समझ में आ जाए तो दो क्वेश्चन सही करना। आई लाइक डैश एंड आई डोंट लाइक डैश। आई लाइक डैश, आई डोंट लाइक डैश, तो समझ लेना ये सेंटेंस पॉजिटिव है वो नेगेटिव है। अब मैं इनके ऑप्शन लिख देता हूँ।
द ब्लैक एंड ब्लू कलर, बी द ब्लैक एंड द ब्लू कलर, सी ब्लैक एंड ब्लू कलर, डी द ब्लैक एंड ब्लू कलर्स, ई द ब्लैक एंड द ब्लू कलर्स, एफ ब्लैक एंड ब्लू कलर्स, जी द ब्लैक और ब्लू कलर, एच द ब्लैक और द ब्लू कलर, आई ब्लैक और ब्लू कलर, जे द ब्लैक और ब्लू कलर्स, के द ब्लैक और द ब्लू कलर्स, एल ब्लैक और ब्लू कलर्स। अब देखो ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, दो क्वेश्चन है और इनके कुछ ऑप्शंस हैं, देखो तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस कौन कौन से क्वेश्चंस में यूज हो सकते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज और समझ लेना उनके आंसर्स को समझने से पहले। मान लो हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, एक सेंटेंस का एक नाउन फ्रेज लिखी, द ए मैन, और एक लिखी द बी मैन। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, अगर इन दोनों नाउन्स को मिलाकर एक ही कंपाउंड फ्रेज बनानी हो, तो इन दोनों का द भी कॉमन हो जाएगा और ए और बी भी कॉमन हो जाएंगे, और उसके बाद ये जो मैन है ना ये भी मतलब प्लुरल हो जाएगा, तो मैन, एक मैन ये मिल जाएंगे आपस में, प्लुरल हो जाएंगे, तो इनकी प्लुरल फॉर्म लिखनी पड़ेगी। एक काम करो, मैन की जगह बॉय लिखो, तो हमें इसको लिखना पड़ेगा बॉयज। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, द ए एंड बी बॉयज, एक तरीका। दूसरा तरीका हम अगर चाहें तो इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं, द ए एंड द बी बॉय। तो मतलब या तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब ये बात अपनी ध्यान रखना अगर समझ में आए तो, द ए एंड बी बॉयज, अगर हम आर्टिकल कॉमन करेंगे तो इसका मतलब वो दोनों नाउन आपस में प्लस हो जाएंगे और उनकी प्लुरल फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। अगर हम उनके आर्टिकल सेपरेट लिखेंगे तो वो नाउन भी सेपरेट लिखे जाएंगे। पहले वाला नाउन इस सिचुएशन में कम अंडरस्टूड हो जाता है, वो जनरली लिखा नहीं जाता। तो या तो हम उसे लिखेंगे द
द ए एंड बी बॉयज, या हम लिखेंगे द ए बॉय एंड द बी बॉय। अच्छा, वो जो बॉय होता है वो कॉमन हो जाता है, वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अंडरस्टूड हो जाता है पहले वाले के साथ। अब अगर वो बातें भी समझ आएंगी, इधर वाली बातें समझ आएंगी, तो एक बार अपने ऑप्शन देखना। इनमें से कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो अनग्रामेटिकल हैं, मतलब कुछ फ्रेजेस जो हैं वो अनग्रामेटिकल हैं। तो सबसे पहले हम उन्हीं को फाइंड आउट कर लेते हैं जो अनग्रामेटिकल हैं। अगर हम द ब्लैक एंड ब्लू कलर लिख रहे हैं, आर्टिकल कॉमन नहीं कर रहे हैं, मतलब आर्टिकल एक ही लिख रहे हैं और नाउन सिंगुलर लिख रहे हैं, तो इसका मतलब हमें ये मानना पड़ेगा ब्लैक एंड ब्लू ये दो कलर नहीं है, एक ही है। क्योंकि अगर ये दो होते तो या तो ये कलर्स लिखा होता या फिर यहाँ पे द लिखा होता है। अगर हम आर्टिकल एक ही लिख रहे हैं, नाउन सिंगुलर लिख रहे हैं, तो इसका मतलब एक ही कलर है, ब्लैक और ब्लू दोनों उसी में, तो चलो ये ग्रामेटिकल है। द ब्लैक एंड द ब्लू कलर अगर लिख देंगे, आर्टिकल अलग अलग लिख देंगे, तो इसका मतलब ये दो सेपरेट कलर है, ब्लैक अलग कलर है, ब्लू अलग कलर है, चलो ये भी सही है। अगर हम लिख देंगे ब्लैक एंड ब्लू कलर, तो ये कलर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कोई भी नाउन जो सिंगुलर काउंटेबल हो वो बिना डिटर्मिनर के नहीं आता, तो ये गलत है। अगर हम लिख देंगे द ब्लैक एंड ब्लू कलर्स, तो इसका मतलब हमें वो मानना पड़ेगा द एंड बी बॉयज, तो इसका मतलब ब्लैक और ब्लू दो कलर है, हमने दोनों को मिला के एंड बना दिया, मतलब एंड से जोड़ के दोनों को प्लूरल कर दिया, तो इसका मतलब ये दो सेपरेट कलर है। द ब्लैक एंड द ब्लू कलर्स लिखने का मतलब ये दोनों कलर अलग अलग है, ब्लैक अलग कलर है, ब्लू अलग कलर है, क्योंकि इनके डिटर्मिनर अलग है। लेकिन अगर डिटर्मिनर अलग है और अलग अलग कलर है तो कलर्स तो लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्लू जो भी होगा वो एक ही कलर होगा, मैनी कलर्स तो ब्लू हो नहीं सकते, ब्लू तो कोई सिंगल कलर ही होगा, तो ये कलर्स गलत हो गया। ब्लैक एंड ब्लू कलर लिखोगे, कलर्स लिखोगे, तो ये और ये सेम हो जाएंगे, बस डिफरेंस इतना है, ये कोई पर्टिकुलर कलर्स हैं किसी पर्टिकुलर चीज के, तो हमने द लिख रखा है, ये डेफिनेट नहीं है, जनरल है, तो इनको बिना द के लिख दिया। तो इन दोनों का मीनिंग सेम है, बस ये जनरल है और ये डेफिनेट है। अब यहाँ जाओ, द ब्लैक और द ब्लू कलर अगर हम लिख रहे हैं, द ब्लैक और ब्लू कलर लिख रहे हैं और आर्टिकल कॉमन कर रहे हैं, तो आर्टिकल कॉमन करने का मतलब ये दोनों मिलके एक ही कलर बन गए। लेकिन अगर दोनों मिलके एक बन गए तो एंड लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्यूमुलेटिव कंजंक्शन एंड होता है और जोड़ने का काम कर नहीं सकता, तो और जो होता है वो कनेक्ट नहीं कर सकता, कनेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए हमारा जी ऑप्शन गलत हो गया। द ब्लैक और द ब्लू कलर सही है, इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा दो अलग अलग कलर हैं, या तो ये या फिर वो, दोनों का आर्टिकल अलग अलग लिख रखा है। ब्लैक और ब्लू कलर लिखोगे तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनर के नहीं आएगा, ये गलत हो गया। द ब्लैक और ब्लू कलर्स लिखोगे तो और का मतलब हम जोड़ नहीं सकते, अगर जोड़ नहीं सकते, ये दोनों अलग अलग कलर हो गए, अगर दोनों अलग अलग कलर हैं तो दोनों को डिटर्मिनर अलग अलग लिखने पड़ेंगे। दूसरी बात, अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो फिर हम ब्लू को कलर्स नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ब्लू एक सिंगल कलर होता है और हमने इसको प्लूरल फॉर्म में लिख दिया, तो ये गलत हो गया। वही कहानी यहाँ गलत हो जाएगी, अगर इसको कलर्स लिखना तो ये कलर्स यहाँ भी गलत हो जाएगा और ये कलर्स यहाँ भी गलत हो जाएगा। सिंगुलर नाउन्स को जोड़ने पे प्लूरल वो तभी बन पाते हैं जब उनको एंड से कनेक्ट किया जाए, और कनेक्ट करने का काम नहीं करता। तो कुल मिला के उस साइड में एक ही ऑप्शन ऐसा है जो ग्रामेटिकल है, मतलब एक ही फ्रेज ग्रामेटिकल है, बाकी सारी फ्रेजेस अनग्रामेटिकल थी, तो जो अनग्रामेटिकल है वो तो कहीं भी आंसर हो नहीं पाएगा, वो सारे गलत हो गए। इधर भी दो फ्रेजेस अनग्रामेटिकल हैं, तीन ग्रामेटिकल हैं, तो कुल मिला के हमारे पास चार ही ऑप्शन है जिनका हमें पता लगाना है कौन सा कहां पर आएगा। देखो, ये जो हमने लिखा था ब्लैक एंड ब्लू कलर, ये एक ही कलर है, अगर हमें किसी एक ही चीज को रेफर करना हो तो हम उसको नेगेटिव मीनिंग में यूज करें या पॉजिटिव में, था पॉजिटिव में, वो तो खैर हिले हुए, नेगेटिव एक के लिए तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, जहां चाहे लिखो जाके, क्या फर्क पड़ता है। अबे एक की ही बात करनी है तो एक को तो नेगेटिव पॉजिटिव कहीं में लिखो, ये बात तो टोटल की हो रही है ना, अगर दो या दो से ज्यादा टोटल को रेफर करना हो तो उसको चाहे यहाँ लिखो चाहे वहां लिखो, दोनों जगह सही है। अगर हम द ब्लैक एंड द ब्लू कलर लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये दो सेपरेट कलर हैं अलग अलग। अगर हमें टोटल को रेफर करना हो तो एंड का यूज कब करते हैं, जब सेंटेंस का मीनिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव, ये रहा। उसके बाद हमने लिखा ब्लैक एंड ब्लू कलर्स, अगर हम ब्लैक एंड ब्लू कलर्स लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये दो अलग अलग कलर हैं, कलर्स लिखने का मतलब ये कॉमन नहीं हो सकता, ये अलग अलग ही होंगे। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो हम एंड का यूज कब करेंगे, जब मीनिंग पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव हो, तो डी और एफ। उसके बाद यहाँ जाते हैं द ब्लैक और ब्लू, द ब्लू कलर। अब द ब्लैक और द ब्लू का मतलब ये दोनों अलग अलग कलर हैं, अलग, ये दोनों ही अलग अलग कलर हैं, तो हम और का यूज कब करेंगे टोटल के लिए, जब मीनिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो ये आंसर है। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें ए और एच आंसर हो सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में ए बी डी एफ, ये तीन ऑप्शन हो सकते हैं आंसर। तो कुल मिला के बात खत्म करता हूं, टोटल अगर हमें टर्म्स रेफर करने किसी सीरीज के और सेंटेंस का मीनिंग हमारा पॉजिटिव है तो एंड लिखा करो, अगर मीनिंग नेगेटिव हो तो फिर ऑल लिखा करो। अब हम देख रहे हैं ये मीनिंग है पॉजिटिव, ये मीनिंग है नेगेटिव, तो नेगेटिव मीनिंग है तो यहाँ पे एंड नहीं ऑल लिखो,
और वो पॉजिटिव मीनिंग है, वहां और नहीं ओनली। तो ये सेंटेंस ऐसे लिखो, आई डोंट गो देयर ऑन संडे, मंडे और ट्यूसडे। तो इसका मतलब तीनों दिन नेगेटिव हो गए, तीनों में से किसी दिन नहीं जाता। अगर हम लिख देंगे आई गो देयर ऑन संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, तो इसका मतलब तीनों दिन जाता है। चलो ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, as soon as he comes, then we shall leave this place because he was ill, therefore he didn't go to college. Third sentence, as you are my friend, so I must help you. However, it seems difficult, but you can do it. However, it seems difficult, but you can do it. अब देखो इन सारे सेंटेंसेस में ना हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं। इस पहले सेंटेंस में एक स्टेटमेंट है ही कम्स और एक है वी शैल लीव दिस प्लेस। इसमें है ही वाज इल और एक है ही डिडंट गो टू कॉलेज। इसमें है यू आर माय फ्रेंड्स और है आई मस्ट हेल्प यू। और इसमें है इट सीम्स डिफिकल्ट और इसमें यू कैन डू इट। अब अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट हो तो हमें कंजंक्शन एक लिखना चाहिए। ये जो हाउएवर लिख दिया ना, तो फिर इसके बाद इस बट की जरूरत रहती नहीं, इसे रिमूव कर दो। उसी तरीके से अगर ये एज हमने कंजंक्शन लिख दिया ना, तो फिर अब इस सो की जरूरत नहीं, इसे रिमूव कर दो। उसी तरीके से अगर हमने बिकॉज लिख दिया ना, तो अब इस देयरफॉर की जरूरत है नहीं, इसे रिमूव कर दो। तो दो क्लॉज हो तो कंजंक्शन एक लिखा करो। अब इस पे आ जाओ। ये जो एज सुन एज हमने लिखा ना, ये तो है कंजंक्शन, लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि देन कंजंक्शन ही एडवर्ब होता है। लेकिन ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। एज सुन एज के साथ लिखी गई क्लॉज भी टाइम होती है। तो अगर ये क्लॉज टाइम को रेफर कर ही रही है, तो फिर इस एडवर्ब की जरूरत तो रही नहीं, तो ये गलती हो गया। कुल मिला के हटा दो। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, एज सुन एज ही कम्स वी शैल लीव दिस प्लेस। डोंट यूज unnecessary conjunctions with as, because, while, as soon as। अब जिस तरीके से as soon as के साथ में लोग गलत देन लिखते हैं ना, वैसे कई बार if के साथ भी लिख बैठते हैं, तो if के साथ भी मत लिखा करो। however, etc, as, because, while, however, as soon as, if, etc। और बाकी अपना ध्यान देना कि क्लॉज दो हो तो कंजंक्शन एक ही आएगा, ये कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है।
अब देखो, अभी जैसे हमने सेंटेंस लिखे तो हमें बोलने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, एज यू आर माई फ्रेंड सो आई मस्ट हेल्प यू। ये बोलने में भी अजीब लगने लगेगा अगर हम उस सो क्लॉज को एक बार पहले लिख दें, सो आई मस्ट हेल्प यू एज यू आर माई फ्रेंड। तो अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख दें, सो आई मस्ट हेल्प यू एज यू आर माई फ्रेंड, तो मुझे नहीं लगता इस क्लास में कोई भी ऐसा होगा जिसको ये पता ना चल पा रहा होगा ये सेंटेंस गलत हो गया। अच्छा, पहले वो बोलने में हमारा रिदम सही बन जा रहा था, बोलने में अच्छा लग रहा था, बस बोलने में अच्छा लग रहा था तो वो अच्छा था। लेकिन बोलने में अच्छा लगने से अच्छा हो नहीं जाता है। इसको ऐसे लिखो, आई मस्ट हेल्प यू एज यू आर माई फ्रेंड। अब देखो यहाँ पे एक चीज और भी समझ लेना है, ये जो हमने सो रिमूव किया ना, अब हमें ये समझना चाहिए कि हमने एज क्यों नहीं रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे ध्यान देना, सो होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, एज होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा मेन क्लॉज के पहले नहीं, मतलब बाद में ही आती है। तो ये जो सो है ना, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं, कोऑर्डिनेट क्लॉज का कंजंक्शन होता है, और कोऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा मेन क्लॉज के पहले नहीं आती, बाद में आती है। तो इसीलिए हम सो को रिमूव करके एज को लिखा रहने देंगे। एक दो और छोटे छोटे क्वेश्चन देखो। एज दे सेड दैट ही वुड गेट लेट। अब हमने लिखा एज दे सेड दैट ही वुड गेट लेट। अब देखो, एज दे सेड हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। तो अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो वो क्लॉज मेन होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो उसका मेन क्लॉज होना चाहिए। तो इसको ऐसे लिखो, एज दे सेड ही वुड गेट लेट। तो अगर हमारे पास दो क्लॉज हैं तो कंजंक्शन एक लिखा करो। एक और एग्जांपल से समझे इसी बात को। दे आस्क्ड हिम दैट व्हेन ही वुड रिटर्न। एक सेंटेंस। दूसरा, he told them when the work was over he would return home। अब देखो, ये जो हमारा पहला सेंटेंस है ना, इसमें हमारे पास दो क्लॉज हैं। एक क्लॉज है ये, दे आस्क्ड हिम, और दूसरी क्लॉज है ये, ही वुड रिटर्न। इसमें हम देख रहे हैं हमारे पास तीन क्लॉज हैं। एक क्लॉज है, ही टोल्ड देम, दूसरी है द वर्क वाज ओवर, और तीसरी है ही वुड रिटर्न होम। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्लॉज दो हैं तो हमें एक कंजंक्शन लिखना चाहिए था। आस्क हमने वर्ब लिख रखी है तो इसका मतलब क्वेश्चन रहा होगा। अगर ये क्वेश्चन रहा होगा तो आस्क लिखा रहने दो, दैट गलत हो गया। तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, दे आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड रिटर्न। अच्छा, इसमें देख रहे हैं क्लॉज तीन है, तो अगर क्लॉज तीन है तो कंजंक्शन दो आने चाहिए। तो इसको ऐसे लिखो, he told them that when the work was over he would return home। अब देखो, यहाँ पे ये मत रट मानना कि डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड के साथ दैट नहीं आएगा, दैट के साथ डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड नहीं आएगा। बस ये ध्यान रखना कि अगर हमारे पास क्लॉज दो तो कंजंक्शन एक आएगा, और अगर क्लॉज तीन हो तो कंजंक्शन दो आएंगे। अब वो एक साथ आएंगे अलग अलग आएंगे, वो डिपेंड करेगा सेंटेंस के लिखे जाने के तरीके पर। कि अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखें, he told them when the work was over that he would return home।
या हम इसको ऐसे लिखें, he told them that he would return home when the work was over. अब ही टोल्ड देम जो है ना, ये तो हमारी मेन क्लॉज है, खैर ये तो शुरू में आएगी बिना कंजंक्शन के, लेकिन उसके बाद हमें उन दोनों कंजंक्शंस का पता करना है कि वो दोनों कंजंक्शन किसके लिए यूज हो रहे हैं। तो जब इस तरीके से सेंटेंस लिखा जाएगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि जो व्हेन कंजंक्शन है वो ही टोल्ड देम को द वर्क वाज ओवर को कनेक्ट नहीं कर रहा, वो जो व्हेन द वर्क वाज ओवर है ना, वो टाइम घर वापस आने का है। तो ये जो व्हेन के साथ लिखे क्लॉजेस होती हैं, टाइम होती हैं, और इस टाइम क्लॉज का जो एक्शन है ना, वो ये है कि ही वुड रिटर्न होम व्हेन द वर्क वाज ओवर, घर वापस आ जाएगा जब काम हो जाएगा तब। तो इसका मतलब ये जो व्हेन क्लॉज है, मतलब ये जो व्हेन कंजंक्शन है, इसके थ्रू हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे लिख देंगे तो व्हेन इन दोनों को स्टेटमेंट को कनेक्ट कर देगा। वर्क का ओवर होना जो टाइम है वो उसके बताने का टाइम नहीं है, वो घर वापस आने का टाइम है, तो क्लॉज हमने गलत जगह लिख दी। अच्छा, और ये जो दैट है वो इन दोनों को जोड़ रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों भी लॉजिकल हैं। ही टोल्ड देम, व्हाट डिड ही टेल देम, तो ये जो दैट क्लॉज है वो इसका ऑब्जेक्ट बन गई। टोल्ड डाई ट्रांसिटिव वर्ब होती है, इसका एक ऑब्जेक्ट देम हो गया, एक एक क्लॉज हो गई। अच्छा, उसके बाद में जो व्हेन कंजंक्शन है इन दोनों को जोड़ रहा है, तो ये सेंटेंस लॉजिकल है। ये इलॉजिकल हो गया क्योंकि जो टाइम है ना वो हमने गलत एक्शन के साथ लिख दिया। तो या तो हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखें, ही टोल्ड देम दैट ही वुड रिटर्न होम व्हेन द वर्क वाज ओवर, या फिर एक दूसरा ऑप्शन ये होता है कि दैट को यहीं पे लिखा रहने दो, मतलब कंजंक्शन जो है वो यहीं लिखा रहने दो, इस स्टेटमेंट को लास्ट में लिख दो, लेकिन कंजंक्शन मत लिखो, नहीं तो वो कंजंक्शन इन दोनों को जोड़ देगा, ये कंजंक्शन इन दोनों को जोड़ देगा और मीनिंग वाहियात हो जाएगा। अब होता क्या है कि वट एवर द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट वी वांट टू स्ट्रेस शुड बी यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, कि जिस भी सेंटेंस के पार्ट को हम स्ट्रेस या हाईलाइट करना चाहते हैं वो हमें लास्ट में लिखना बोलना चाहिए, लेकिन कंजंक्शन पहले ही लिखा रहने देना चाहिए। कंजंक्शन बाद में लिख दोगे तो गलत कंजंक्शन जोड़ देंगे, आपस में गलत क्लॉजेस को मीनिंग अनाप शनाप हो जाएगा। तो हम दैट यहीं लिखा रहने देंगे, स्टेटमेंट बाद में लिख देंगे, बोल देंगे। तो कंजंक्शन एक साथ आएंगे अलग अलग आएंगे, वो डिपेंड करेगा कि तुम सेंटेंस को ऐसे लिख रहे हो या ऐसे लिख रहे हो, लेकिन अगर क्लॉज तीन हो तो कंजंक्शन दो यूज होंगे, बस ये ध्यान रखना। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, they would help him and if he had any problem, they were his friends if he had any problem, they would help him। अब जैसे हमने लिखा they would help him and if he had any problem, they were his friends, if he had any problem they would help him। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमारे पास दो ही स्टेटमेंट हैं, चूंकि दो ही स्टेटमेंट है तो हमें एक कंजंक्शन यूज करना चाहिए था। अच्छा, हेल्पिंग और हैविंग प्रॉब्लम में जो है वो रिजल्ट और मतलब कंडीशन वाली सिचुएशन हो गई, अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर उसको हेल्प की जाएगी, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ लिखा रहने देंगे और एंड रिमूव कर देंगे। तो ये ऐसे हो गया, दे वुड हेल्प हिम इफ ही हैड एनी प्रॉब्लम। अब इसमें आ जाते हैं, अब इसमें एक तो हम देख रहे हैं हमारे पास क्लॉज तीन है तो कंजंक्शन दो चाहिए होंगे। दूसरी बात, ये जो बाद वाले दोनों स्टेटमेंट है ना, ये एक कंडीशनल है। बाद वाले जो दोनों क्लॉजेस हैं वो एक्चुअली एक कंडीशनल है। इफ यू हैड एनी प्रॉब्लम दे वुड हेल्प हिम, तो इसका मतलब जो इफ यूज हो रहा है ना वो उन्हीं दोनों का कंजंक्शन है, वो उन दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहा है।
अब हमें उन दोनों स्टेटमेंट को इस मेन क्लॉज से भी कनेक्ट करना है, तो इसके लिए एक अलग से कंजंक्शन चाहिए होगा, तो एंड लिखो। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, दे वर हिज फ्रेंड्स एंड इफ ही हैड एनी प्रॉब्लम दे वुड हेल्प हिम। तो क्लॉज 2 कंजंक्शन 1, क्लॉज 3 कंजंक्शन 2, बस ये ध्यान रखना। अगला देखो, द मैन गॉट लेट डैश ही हैड मिस्ड द बस। द मैन हैड मिस्ड द बस डैश ही गॉट लेट। बातें मत करो, क्या बदतमीज लोग हो, हैं? 1.5 घंटे के लेक्चर में 2 घंटे का हालांकि होता है, 10-15 मिनट तो लेट आने में ही खराब हो जाते हैं। 1 घंटे 40 मिनट की क्लास में तुम चैन से बैठ के पढ़ नहीं सकते, उतने में तुम्हें भूख प्यास बेचैनी थकान सब तुम्हें इतनी देर में ही टूट पड़ता है। और हो स्टूडेंट, उतनी देर में तुम्हारी चुटिया खड़ी हो जाएगी, पसीने छूट जाएंगे, आंसू निकल आएंगे, सब हो जाएगा, और काहे के स्टूडेंट हो। अब हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे, द मैन गॉट लेट डैश ही हैड मिस द बस, द मैन हैड मिस द बस डैश ही गॉट लेट। अब ये दोनों ब्लैंक्स फिल करने हैं। ऑप्शन देखो, yet as though therefore। मेहनत की आदत नहीं है, बस मुंह चलाने की आदत डलवा दी हमारी टीचर्स ने। मेहनत की आदत डलाई होती ना तो हम मुंह नहीं चलाते क्लास में, मुंह चलाने की बहुत आदत है, बातों से सब नानी है। अब देखो, ये एज दो जो देयरफॉर हमने लिखा ना, ये हमारे कंजंक्शंस हैं जो इन क्वेश्चंस के ऑप्शंस हैं। लेकिन एक बार मैंने थोड़ा सा समझा देता हूँ इनका बैकग्राउंड की कब यूज किए जाते हैं, फिर उसके बाद में यूज करना। येट होता है, बट है, स्टिल है, और एक कंजंक्शन होता है नेवरदिलेस। नेवरदिलेस इनका यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी काम के होने किए जाने के ऑपोजिट रीजन को इंट्रोड्यूस करना हो। मतलब कोई काम हुआ, रीजन सॉरी क्या गया, रिजल्ट। मतलब कोई काम हुआ या किया गया, उसका रिजल्ट जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ना आके कुछ और टाइप आ गया, मतलब एंटी लॉजिकल है, तो हम उसके लिए इनका यूज करेंगे। इनका मतलब लेकिन फिर भी वगैरह होता है। एज है, बिकॉज है, सिंस है, और फॉर है। इन कंजंक्शंस का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी काम के होने किए जाने के रीजन को रेफर करना। मान लो कोई काम किया गया, कोई काम हुआ, तो उसका रीजन क्या, तो ये बताने के लिए हम इनका यूज करते हैं। प्रॉपर रीजन तो है, वाइल है, वेयर एज है, ऑल्दो भी होता है, वेयर एज है, हाउएवर है। इनका यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी काम के होने किए जाने के ऑपोजिट रीजन को इंट्रोड्यूस करना हो। कि कोई काम किया गया लेकिन उसका रीजन एक्सपेक्टेड ना हो के कुछ अनएक्सपेक्टेड था, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी था, तो हम इनका यूज कर लेंगे। और इनका मतलब यद्यपि हालांकि होता है। देयरफॉर है, सो है, हेंस है, दैट्स वाई है। इन कंजंक्शंस का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी काम के रिजल्ट को रेफर करना हो। कोई काम किया गया, उसका रिजल्ट क्या आया, मतलब लॉजिकल रिजल्ट जो होता है, उसके लिए इनका यूज करते हैं। अच्छा, ऑप्शंस चेंज नहीं हुए, ऑप्शंस अभी वही 4 हैं जो पहले लिखे थे। अभी वर्ड्स हमारे फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉमन एरर सब जगह आते रहते हैं। फिर से देखो, एक बार बता देता हूँ। येट, बट, स्टिल, नेवरदिलेस, इनका यूज तब किया करो जब हमें किसी काम के ऐसे रिजल्ट को रेफर करना हो जो एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब अनएक्सपेक्टेड काइंड ऑफ रिजल्ट जो होते हैं उनके लिए इनका यूज किया करो। एज, बिकॉज, सिंस, फॉर का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी काम के होने या किए जाने के रीजन को बताना हो कि कोई काम हुआ या किया गया तो क्यों।
तो while whereas because का however का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी काम के ऑपोजिट रीजन को रेफर करना, मतलब कोई काम हुआ लेकिन उसका रीजन एक्सपेक्टेड ना होके समथिंग अनएक्सपेक्टेड था, तो उनका यूज करो। therefore so hence that's why को यूज किया गया, उसका मतलब यूज क्या करो रिजल्ट के लिए, कि कोई काम किया गया उसका क्या रिजल्ट आया ये बताना है तो उनका यूज करो। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन। फर्स्ट सेंटेंस में हमने लिखा था मैन गॉट लेट, ही had missed the bus। अब हमें पता है कि गेटिंग लेट कुड बी द रीजन ऑफ मिसिंग द बस एंड गेटिंग लेट कुड बी द रिजल्ट ऑफ मिसिंग द बस। ऐसा भी होता है कोई पर्सन लेट हो गया, बस छूट गई, और ऐसा भी हो सकता है बस छूट गई इसलिए लेट हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर ये पास्ट परफेक्ट है तो इसका मतलब ये पहले हुआ होगा। अच्छा, जो काम पहले होता है वो रीजन होता है। अब ये इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी तो कुछ है नहीं, लेट हो जाने की वजह से बस छूट जाना लॉजिकल है, क्योंकि लॉजिकल है तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे एज। फिर वही हमने यहाँ पे लिखा द मैन हैड मिस द बस, ही गॉट लेट। अब हैड मिस द बस पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसका मतलब ये काम पहले हुआ होगा, लेकिन ये मेन क्लॉज में लिखा हुआ है, कंजंक्शन हमें इसके लिए नहीं उसके लिए यूज करना है। अच्छा, वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, अगर पास्ट इंडेफिनिट में लिखा तो इसका मतलब बाद में हुआ होगा, जो बाद में होता है वो रिजल्ट होता है। अगर वो रिजल्ट है तो देयरफॉर लिख दो। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे द मैन हैड मिस द बस देयरफॉर ही गॉट लेट, द मैन गॉट लेट एज ही हैड मिस द बस। तो ये जो टेंस है उससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा काम पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ। फिर इतना कॉमन सेंस सबको होता है कि पहले जो होता है वो रीजन होता है, बाद में जो होता है वो रिजल्ट होता है। अब उसके अकॉर्डिंग हम कंजंक्शन यूज कर लेंगे। हालांकि कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ये टेंस वेंस मदद करेंगे, कई बार कॉमन सेंस का ही सहारा लेना पड़ेगा। एवरीवन लाइक्स हिम सो ही इज वेरी ऑनेस्ट। ही आंसर्ड द क्वेश्चन, एक मिनट, इट वॉज एन इजी क्वेश्चन बिकॉज ही आंसर्ड इजिली। अब ये दो सेंटेंस देखो। अब हमने लिखा एवरीवन लाइक्स हिम सो इज वेरी ऑनेस्ट। बीइंग ऑनेस्ट क्या है, लाइक किए जाने का रीजन या रिजल्ट? हाँ, रीजन। ऑनेस्ट है इसलिए लोग लाइक करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि लोग लाइक करते हैं इसलिए ऑनेस्ट हो गया, तो ऑनेस्ट होना जो है वो लाइक किए जाने का रीजन है। अगर ये रीजन है तो कंजंक्शन तो सो गलत लिख दिया, फिर तो एज लिखो, बिकॉज लिखो, सिंस लिखो। तो हम लिख देंगे एवरीवन लाइक्स हिम बिकॉज ही इज वेरी ऑनेस्ट। तो बीइंग ऑनेस्ट इज द रीजन ऑफ बीइंग लाइक्ड। अब यहाँ पे आ जाओ, इट वॉज एन इजी क्वेश्चन बिकॉज ही आंसर्ड इट इजिली। अब हम कह रहे हैं कि उसने आसान क्वेश्चन था क्योंकि उसने आसानी से मतलब उसका आंसर कर दिया। अब क्वेश्चन आसान इसलिए था कि उसने उसको आंसर कर दिया आसानी से, या वो पहले से ही आसान रहा होगा? अब ऐसा तो नहीं कोई पर्सन अगर आसानी से क्वेश्चन में बता देगा तो इसका मतलब क्वेश्चन आसान हो गया, हो सकता है वो पर्सन ही होशियार हो इसलिए उसने बता दिया। तो आंसर कर देना इजिली जो है वो रीजन नहीं है, वो रिजल्ट है कि कोई इजी क्वेश्चन है तो इसका रिजल्ट यह है कि उस पर्सन ने उसको इजिली आंसर कर दिया, तो रिजल्ट के लिए यहाँ पे सो लिखो। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान देना, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं उनको कॉमा के साथ लिखा करो। तो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस जो होती हैं सो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, तो उसके साथ जो हम क्लॉज लिखेंगे ना वो हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को कॉमा के साथ लिखा करो। सो इट वाज एन इजी क्वेश्चन सो ही आंसर्ड इट इजिली। फिफ्थ क्वेश्चन देखो। देयर वाज nobody at home, there was nobody at home as the postman did not deliver the parcel। there was nobody at home as the postman did not deliver the parcel।
अब देखो एक स्टेटमेंट हमने लिखा है कि कोई भी घर पे नहीं था, दूसरा स्टेटमेंट हमने लिखा कि पोस्टमैन ने पार्सल डिलीवर नहीं किया। तो घर पे नहीं होने का, पोस्टमैन का पार्सल नहीं देना क्या हुआ, रिजल्ट या रीजन? रिजल्ट हुआ। रीजन तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं कि पोस्टमैन ने लेटर नहीं दिया इसलिए लोग चले गए। तो पोस्टमैन का लेटर डिलीवर नहीं करना जो है वो किसी के घर पे नहीं होने का रिजल्ट है। अगर रिजल्ट है तो कंजंक्शन तो हमने एज गलत लिख दिया, सो लिखो कॉमा लगा के, तो इसको ऐसे लिखो, देयर वॉज नो बडी एट होम सो द पोस्टमैन डिड नॉट डिलीवर द पार्सल। सिक्स क्वेश्चन देखो, लेट्स नॉट गो ऑन फुट डैश वी आर ऑलरेडी लेट। अब ये किसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कौन से पेपर में, अपना नेटेड पे जाके ढूंढ लेना। लेट्स नॉट गो ऑन फुट डैश वी आर ऑलरेडी लेट। ऑप्शन देखो, येट, सो, फॉर, while। अब देखो ये जो हमने लिखा ना, लेट्स नॉट गो ऑन फुट, ये सजेशन है। लेट्स का यूज हम सजेशन के लिए करते हैं। तो इसका मतलब कोई पर्सन है जो पैदल नहीं जाने के लिए सजेस्ट कर रहा है कि पैदल नहीं जाना है। फिर साथ ही में एक स्टेटमेंट लिखा, वी आर ऑलरेडी लेट, हम पहले से ही लेट हैं। तो इसका मतलब ये निकला कि अगर हम पैदल जाएंगे तो और भी लेट हो जाएंगे, इसी वजह से पैदल नहीं जाना है। तो अगर हम लेट ना होते तो हो सकता है हम पैदल जाते हैं, लेकिन चूंकि हम पहले से ही लेट हैं इसलिए अब पैदल नहीं जाना है। तो लेट होना रीजन हो गया पैदल नहीं जाने का। अगर ये रीजन हो गया तो येट तो आना नहीं, येट और वाइल कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं, सो रिजल्ट के लिए यूज होता है फॉर आंसर। अब मान ले थोड़े समय के लिए कि यहाँ पर एक ऑप्शन हमने और लिख रखा है, ई, बिकॉज। हम लिखते हैं येट, सो, फॉर, वाइल, बिकॉज। अब मुझे लगता है जो ये क्वेश्चन था उसमें बिकॉज आंसर में दे भी रखा होगा। अब यहाँ देखो ये हमने कॉमा लगा रखा है। अगर हमने यहाँ पे कॉमा लगा रखा है तो इसका मतलब जो भी क्लॉज लिखेंगे वो कोऑर्डिनेट होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज कॉमा के साथ नहीं लिखी जाती। तो अगर यहाँ पे क्लॉज कोऑर्डिनेट आएगी तो फिर ये बिकॉज फिर गलत हो गया। तो बिकॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, अगर हम कॉमा लगा रहे हैं तो क्लॉज कोऑर्डिनेट आएगी, कोऑर्डिनेट क्लॉज फॉर कंजंक्शन से बनेगी क्योंकि ये कोऑर्डिनेट होता है। तो अगर बिकॉज लिख भी देंगे तब भी फॉर ही लिखना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, दे विल नॉट हेल्प अस डैश दे हैव मच मनी। दूसरा, दे हैव मच मनी डैश दे विल नॉट हेल्प अस। ऑप्शन वही चारों हैं, येट, एज, दो, देयरफॉर। अब देखो हमने मेन क्लॉज में फ्यूचर लिख रखा है, फ्यूचर टेंस लिख रखा है, दे विल नॉट हेल्प अस, ठीक है, और उधर प्रेजेंट टेंस लिख रखा है। तो अगर ये फ्यूचर है तो ये रिजल्ट होगा, वो प्रेजेंट टेंस है वो रीजन होगा। तो अब अगर हमने लिखा दे विल नॉट हेल्प अस, तो इसका रीजन ये हो सकता है कि उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन वहां पे लिखा दे हैव मच मनी। अब अगर मान लो यहाँ पे मच नहीं लिखा हो, नो लिखा हो या लिटिल लिखा हो, तो फिर हम बिकॉज लिखें, बिकॉज का मतलब एज लिखें। लेकिन हैविंग मच मनी जो है ना, ये ऑपोजिट रीजन है, मतलब ये कॉन्ट्रास्टिंग रीजन है, तो हम इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे दो। फिर हमने लिखा दे हैव मच मनी। तो अगर somebody has much money तो what would be the result? Result would be they would agree to help us, लेकिन यहाँ पे लिखा they will not help us। अगर वो हेल्प नहीं करेंगे और पैसा है तो इसका मतलब ये रिजल्ट ऑपोजिट आ गया, तो ये ऑपोजिट रिजल्ट है, ये लिख। सो इफ वी आर रेफरिंग टू समथिंग कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन को रेफर करना है, तो फिर ये इनका यूज क्या करो, अब वो अपना देख लिया करो जिसका कंजंक्शन लिखना है वो बेसिकली है क्या। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, they sent him to jail yet he was innocent।
हमने लिखा दे सेंट हिम टू जेल येट ही वाज इनोसेंट। अब हमने कहा कि उन्होंने उसे जेल भेज दिया, ही वाज इनोसेंट। तो अगर किसी को जेल भेज देगा देयर मस्ट बी सम रीजन, जरूर कोई ना कोई रीजन रहा होगा उसका जेल भेजने का। अब रीजन ये हो सकता है ही वाज स्मगलर, ही वाज क्रिमिनल, ही वाज मर्डरर, कुछ भी। लेकिन यहाँ तो लिखा ही वाज इनोसेंट, तो ये तो अपोजिट रीजन हो गया। अब चूंकि ये रीजन है, रिजल्ट नहीं है, तो येट गलत हो गया, दो लिख दो। 10th क्वेश्चन देखा। एज ही वाज अ ब्रेव हार्ट, as he was a brave heart, he decided to join the army. He decided to join the army. ऑप्शन देखो। So, but, whereas, no improvement। ये भी किसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हमने लिखा ये डिसाइडेड टू ज्वाइन द आर्मी। व्हाई डिड ही डिसाइड टू ज्वाइन द आर्मी? फिर हमने लिख दिया ही वाज अ ब्रेव हार्ट, बीइंग ब्रेव हार्ट। अब बीइंग ब्रेव हार्ट जो है वो इस तरीके का डिसीजन लेने का रीजन हो गया। ब्रेव हार्ट पर्सन है तभी उसने ऐसा डिसाइड किया, तो रीजन के लिए हमें कंजंक्शन लिखने पड़ते हैं, एज, बिकॉज, सिंस, फॉर। एज लिखे हुआ है तो इसका मतलब ये तो सही हो गया। और एक चीज और समझ लेना, ये बट और जो सो है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो सेंटेंस में हमेशा मेन क्लॉज के बाद लिखी जाती है। तो ये जो सो और बट है ये वैसे भी आंसर नहीं हो सकते थे, वेयर एज आंसर हो सकता था क्योंकि वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, लेकिन चूंकि ये कॉन्ट्रास्टिंग नहीं है इसलिए वो भी गलत हो गया। चलो बाकी आज के लिए बहुत मेहनत हो गई, कल मिलते हैं, बाय।